नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विद्या ज्ञान जीएस एकेडमी में। और आज हम लोग कवर करेंगे पर्यावरण पारिस्थितिकी के सभी पीवाईक्यू। हालांकि ये सीरीज में आता रहेगा वीडियो। आई थिंक 8-10 वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। और ये पारिस्थितिकी और पर्यावरण के जो वीडियोज़ हैं ये आते रहेंगे, और हम लोग पूरे के पूरे जितने पीवाईक्यू के प्रश्न हैं ये सब लोग इसी में कवर करते जाएंगे। जो यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है विशेषतः वहाँ के हम लोग ये पीवाईक्यू लेकर आए हुए हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के। आइए आगे कवर करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि बायोस्फीयर रिजर्व का विचार डैश द्वारा डैश कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। तो ये था मानव और जीवमंडल, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए बेसिकली बायोस्फीयर होता क्या है। बायोस्फीयर एक जगह है, ठीक है। बायोस्फीयर जब किसी वस्तु तो नहीं कह सकते, यहाँ पे बेसिकली जीव जंतु की बात होती है, तो उनको जब हम सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उनके संरक्षण के लिए रिजर्व का मतलब ही होता है एक प्राइवेट क्षेत्र, या बेसिकली एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे किसी चीज़ को रिजर्व किया जाता है, आरक्षित किया जाता है, उसी को हम लोग रिजर्व कहते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए होता है, उसी को बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। जहाँ पे विशेष जंतुओं या पेड़ पौधों को संरक्षित किया जाता है, वही होता है बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या है कि सॉरी आंसर एक्सप्लेनेशन था कि बायोस्फीयर रिजर्व का विचार 1973-74 में यूनेस्को द्वारा मानव और जीव मंडल मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। यह प्राकृतिक परिस्थितियों में और उपयुक्त आकार में इन सेतु प्रतिनिधित्व प्रणाली पर विचार करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, ताकि जीवित संसाधनों के निर्बाध विकास को सुनिश्चित किया जा सके। बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए चिन्हित है। ऐसे ही कवर करते जाएंगे। आप लोग को अगर कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट लगता है उसको नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जल चक्र के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति क्या होती है। तो सौर विकिरण होता है जल चक्र के पीछे। देखिए इसमें एक दो बार इस वीडियो को रिवीजन कर लीजिएगा ना, एक दो बार, मैं गारंटी लेता हूँ आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मैं 10-15 क्वेश्चन यही कराता रहूँगा। ऐसे ऐसे 8-10 वीडियोज़ में पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा। आप लोग 1.5x या 2x पे देखते जाइएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको यहीं पर रट जाएगा पूरा का पूरा पीवाईक्यू। और ये गारंटेड है कि इनमें से प्रश्न भी फंसेंगे। डायरेक्ट यहाँ के क्वेश्चन ये ना फंसे, लेकिन यहाँ के एक्सप्लेनेशन यहाँ से फंस सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन भी ध्यान से देखते और सुनते जाइएगा। जल चक्र क्या है। पृथ्वी की सतह के ऊपर नीचे जल चक्र निरंतर गति को दर्शाता है। यह चक्र जल के वितरण और पुनर्चक्रण को सुनिश्चित करता है, जिससे यह विभिन्न रूपों और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं के लिए उपलब्ध होता है। जल चक्र की प्रक्रिया सौर विकिरण और सौर ऊर्जा द्वारा संचालित गतिशील होता है। जल चक्र के 4 प्रमुख होते हैं: वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और संग्रह। बेसिकली जब मान लीजिए कि वो हो रहा है, बारिश हो रहा है, बारिश होने के बाद जल संचित होता है। जल संचित होने के बाद फिर क्या होता है, उसका वेपराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण होता है, फिर संघनन होता है, फिर बारिश होता है, यानी बादल बनता है। संघनन का मतलब फिर बारिश होगा, फिर संग्रहित होगा। तो यही चक्र चलता रहता है। उस चक्र का मेन मालिक कौन? सूर्य। जिससे आ रहा है क्या? गर्मी, या फिर जो उसकी लाइट आ रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है? वाष्पीकरण हो रहा है, तभी जाकर वहाँ पर संघनन हो रहा है, तभी जाकर वर्षा हो रही है, फिर उसके बाद फिर जल संग्रहित हो रहा है। तो ये जो चक्र चल रहा है उसका मेन मालिक कौन है? ये खुफिया व्यक्ति हो जाता है सूर्य। घास के मैदान में पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिकी पिरामिड का प्रकार देखिए होता है। घास के मैदान में पारिस्थितिकी पिरामिड, पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी पिरामिड घास के मैदान में तो ये सीधा होता है, ये होता है अपराइट, सीधा होता है। बेसिकली देखिए होता है क्या कि घास के मैदान में पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी पिरामिड सीधा बनता है। इससे में सबसे नीचे बहुत अधिक घास, उसके ऊपर अपेक्षाकृत कम संख्या में शाकाहारी जीव और उसके ऊपर कम संख्या में मांसाहारी जीव आते हैं। तो सबसे नीचे क्या आ जाएगा? शाकाहारी। फिर देखिए इसमें सबसे नीचे बहुत अधिक घास होता है, सबसे अधिक घास हो जाएगा। फिर उसके ऊपर शाकाहारी आ जाएगा, शाकाहारी के ऊपर मांसाहारी। तो मांसाहारी तो मतलब घास नहीं है ना, खाता है, तो इस हिसाब से ये सीधा होता जाएगा। बेसिकली इस प्रकार से बनेगा त्रिभुज के आकार का, इस प्रकार से। सबसे नीचे घास हो जाएगा, फिर ये शाकाहारी लोग आएंगे, गाय भैंस बकरी जो खा जाएगी। फिर यहाँ पे मांसाहारी शेर और रह जाता है, तो ये तो खाएगा नहीं यहाँ पे। तो ये बेसिकली सीधा होता है इसके लिए, इस प्रकार से।
देखिए अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो हम आपको बता दें कि अमरकंटक पहाड़ी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। तो ये होगा कहाँ, मध्य प्रदेश में। तो बेसिकली अमरकंटक का है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर शेयर करता है, या बेसिकली है तो मध्य प्रदेश में ही, लेकिन जो बायोस्फीयर रिजर्व है उस अमरकंटक पहाड़ी के इर्द गिर्द घूम के वो छत्तीसगढ़ में भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमरकंटक और मध्य प्रदेश दोनों है। ठीक। तो यहाँ पे अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो इसमें कहीं एमपी नहीं दिया है, मतलब ई हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कि अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित है। ये बेसिकली फर्स्ट गार्ड में पूछा गया था, जो नवंबर 25 में हुआ था। पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र की मानवीय मांग क्या है, मानवीय मांग है पारिस्थितिकी पदचिन्ह। पारिस्थितिकी पदचिन्ह इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होते हैं, वो मानवीय मांग है, उसी को पारिस्थितिकी पदचिन्ह कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो देख लीजिए कि पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय मांग का माप मुख्य रूप से पारिस्थितिकी पदचिन्ह कहलाता है। यह माप दर्शाता है कि मानव जाति प्रकृति से कितनी संसाधनों और सेवाओं की मांग करती है, और उनकी यह मांग पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता से कितनी अधिक है। ये मानवों के लिए बात हो रही है, इसके लिए वही है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के रूप में कार्य करता है, तो अपघटक के रूप में हम सभी लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया एंड कवक करते हैं, जो सड़े गले मांस को ख़त्म करते हैं, उन्हीं को अपघटक करते हैं। तो ये बैक्टीरिया एंड कवक है। बेसिकली वही चीज़ें बातें इनमें लिखी हुई है, आपको देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। वो ये है जो अपघटक सड़े गले या इसे मृत कार्बनिक पदार्थों को ख़त्म करते हैं, यही है जो, और पोषक तत्वों में संतुलन बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम में देखिए जो भी प्रकृति ने दिया है उनका अपना अपना यूज है। वो एक छोटे से कवक शैवाल का भी अपना यूज है, और बड़े से बड़े हाथी शेर जिराफ का भी अपना अपना यूज है। तो इकोसिस्टम इसीलिए अगर कुछ भी की संख्या अधिक हो जाती है, कम हो जाती है, तो इकोसिस्टम क्या हो जाता है, बिल्कुल अनबैलेंस हो जाता है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए इकोसिस्टम में सबका रहना जरूरी है। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, सबसे पहले जो जैव निम्नीकरण की बातें होती हैं उन्हीं को बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और इसमें से पूछा है कि सामग्री नहीं है, तो वो है एल्यूमिनियम फॉइल। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडिग्रेडेबल या जैव निम्नीकरण सामग्री नहीं है, तो एल्यूमिनियम फॉइल। जीवों के माध्यम से जिन पदार्थों का रासायनिक विघटन संभव है उन्हें जैव निम्नीकरण कहते हैं। जैव निम्नीकरण कहते किसे हैं, उन्हें जान जाइए कि जीवों के माध्यम से जिन पदार्थों का रासायनिक विघटन संभव है, जीवों के माध्यम से जिन पदार्थों का रासायनिक विघटन संभव है उन्हें जैव निम्नीकरण कहते हैं। और जैव निम्नीकरण को ही बायोडिग्रेडेबल कहते हैं इंग्लिश में। जैविक पदार्थ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित किए जा सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जबकि कपास, जानवर की हड्डियां, लकड़ी बायोडिग्रेडेबल है। परितंत्र के दो मूल घटक कौन है, तो ये है जीवी और अजीवी है। आप लोग भी एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो बेसिकली याद हो जाएगा, ये कुछ नहीं है। 1935 में एजी टेंसले द्वारा परितंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई। टेंसले के अनुसार परितंत्र के दो मूल घटक हैं जिसमें उसकी रचना होती है, जैविक और अजैविक, ये दोनों। जैसे पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा अर्नेस्ट हैकेल को प्रदान की गई है। पारिस्थितिकी शब्द इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकेल 1866 में किया था। ठीक है, वीडियो को पॉज करके जो भी, अब देखिए इसमें जो डेटा है ये डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे इनकी बातें कर ले हम लोग, टेंसले भाई की, तो ये डेटा बिल्कुल क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो टेंसले की ये डेटा इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ें आप लोग नोट करते जाइए। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो एजे टेंसले ने किया था। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी देखिए कब पूछा गया था। लोअर पीसीएस का एग्जाम था 2016 में, वहाँ पे पूछा हुआ था लोअर पीसीएस में। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजी पारिस्थितिकीविद एजे टेंसले ने अपनी पुस्तक इकोलॉजी 1935 में पौधे, जीव जंतु एवं भौतिक पर्यावरण को सामूहिक रूप से पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों को परस्पर संबंधों व भौतिक पर्यावरण से उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, उसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। फ्लोरा एंड फौना वाली जो कंडीशन होती है, वहाँ पे देखिए प्रश्न कैसा बनता है, आपने बहुत नाम सुना होगा। तो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या कहते हैं, जो विशेष क्षेत्र में पशु साम्राज्य होता है उसे हम फौना कहते हैं। ठीक है, उसे हम फौना कहते हैं। और जो विशेष क्षेत्र में अगर
पेड़ पौधे पाए जाते हैं उन्हें फ्लोरा कहते हैं। तो पशु के लिए फौना और इसके लिए फ्लोरा कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि ये पशु साम्राज्य की बातें हो जाएगी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में, तो फौना किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पतियों की बात हो जाएगी तो फ्लोरा। बाकी इसमें आप देखिए एक एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। नहीं तो मैं अगर पूरा, हालांकि जो इंपॉर्टेंट है मैं बता भी दे रहा हूँ, लेकिन पूरा करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देना चाहता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। ऐसा नहीं कि ये UPSSC का PYQ है तो केवल UPSSC में ही काम आएगा, ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे पर्यावरण पूछता है, BPSC हो, UPPSC हो, ये अपने यहाँ के वनडे एग्ज़ाम हो, SSC हो, रेलवेज़ हो, सभी में काम देगा जहाँ पे प्रश्न पूछते हैं। जैसे कौन सा अजैविक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? अजैविक नहीं है का मतलब हो गया कि जैविक है। अब कौन सा जैविक है अब वो देखिए। ऐसे प्रश्न आए तो उनको टेकल कैसे करना है। आप ये मत देखिए कि अजैविक पूछा है, आप बस जैविक अजैविक में देखिए। पूछा अजैविक नहीं है मतलब जैविक है, तो अब कौन इसमें जैविक है उसे खोजिए। तो आपको इसमें क्या जैविक दिख रहा है? कवक, यही हो जाएगा आपका आंसर। विकल्प के अनुसार पानी, हवा, मृदा अजैविक घटक जबकि कवक जैविक घटक है। जैविक घटकों के अंतर्गत पर्यावरण में रहने वाले सभी जीव जंतु सम्मिलित है जिसमें जलचर, नभचर, स्थलीय जीव आते हैं। प्रकाश एवं ताप जीव जैविक घटकों के अंतर्गत पोषण एवं जीवित रहने के लिए अत्यंत जरूरी है, जैसे मृदा, आर्द्रता, हवा एवं स्थलाकृतिक जैविक घटक। बाकी नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ऐसे अभी शॉर्ट वीडियो है, इसके बाद हम लोग थोड़ा लंबा करेंगे ताकि 25-30 मिनट की वीडियोज़ हो जाए। आप 1.5x या 2x पे देखकर वीडियोस को ख़त्म कीजिए और 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपको कवर भी हो जाएगा। बाकी इसके लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आगामी वीडियोस में करीब 8-10 सीरीज़ में हम पूरा का पूरा PYQ में इन्वायरमेंट ख़त्म कर देंगे। और अगर आपके कमेंट आते हैं, आपकी डिमांड होती है तो हम बाकी सब्जेक्ट के भी PYQ या जो भी कहेंगे, इसका थियरी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपको नहीं समझ आए तो हम थियरी भी पढ़ा देंगे। बिल्कुल बेसिक से और अच्छे तरीके से पढ़िए आप हमसे, आपको मज़ा आ जाएगा। GS हो कहीं की फंसेगा यहीं से। तो आइए पढ़िए, आनंद लीजिए। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। आगामी वीडियोज़ में लंबा लाऊंगा, अभी बस ये वीडियोज़ में छोटा ला रहा हूँ, उसके बाद जो सीरीज चलेगी वो लंबी वीडियोज़ कहेंगे। तो विद्या ज्ञान GS एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।